अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन के साथ कुछ डिफरेंट टर्म्स भी एसोसिएट की जाती हैं जो कि क्लोजर हैं इन मीनिंग्स में, बट दे आर नॉट इंटायरली सिनोनिमस वर्ड्स विद ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है ग्रोथ ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। लिबरलाइजेशन का मतलब है ओपननेस, ये ज्यादातर इकोनॉमिक टर्म्स में इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि आइडियाज का, आइडियोलॉजीज का, डॉक्ट्राइन्स का, ऑब्जेक्ट्स का और प्रोडक्ट्स का फैलना। वेस्टर्नाइजेशन से, जब आप वेस्टर्नाइजेशन का वर्ड यूज करेंगे तो इससे आपकी मुराद होनी चाहिए कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, रीजन का यूज, रैशनलिज्म, अर्बनाइजेशन या अर्बनिज्म और इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि ये वो वैल्यूज हैं जिनको वेस्ट सपोर्ट करता है, या ये वो वैल्यूज हैं जिनको वेस्ट जो है वो प्रोपेगेट करता है, प्रोपाउंड करता है। तो इन वैल्यूज की जब आप बात करेंगे तो इट मींस वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, वेस्टॉक्सिफिकेशन। अमेरिकनाइजेशन अगेन बात यह है कि अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करना। कॉलोनाइजेशन आप जानते हैं कि क्या है। वेस्टॉक्सिफिकेशन एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की है अली अहमद ने। अली अहमद कहते हैं कि जो वेस्ट अभी ग्लोबलाइजेशन के गाब में जो कुछ कर रहा है वो बुनियादी तौर पे वेस्टॉक्सिफिकेशन है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है। इससे उनकी ये मुराद है कि दुनिया के जो बाकी कल्चर्स हैं या बाकी सिविलाइजेशन हैं उनको टॉक्स कर रहा है, टॉक्सिफाई कर रहा है, वर्ल्ड पॉइजन कर रहा है अपनी कल्चर के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ ये सारी टर्म्स जो हैं वो क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। अगेन ग्लोबलाइजेशन किसी एक लेवल के ऊपर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो वो हमें इकोनॉमिक लाइफ में भी नजर आती है, हमें पॉलिटिकल लाइफ में नजर आती है, हमें गवर्नेंस की डोमेन में नजर आती है, हमें सोशल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में और बायोलॉजिकल लाइफ में नजर आती है। आप देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करती हैं। अगर अबोला वायरस होता है तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करता है। अगर जीका वायरस आता है तो उसकी वजह से सारी दुनिया को थ्रेट्स हैं। अगर इन्वायरमेंट का कोई मसला है तो उसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है, सारी दुनिया को उसकी वजह से इन्फ्लुएंसेस, उसकी वजह से इंपैक्ट्स हो रहे हैं सारे दुनिया के ऊपर। अगर हिमालयाज में ग्लेशियर्स रिसीड करते हैं तो उसकी वजह से साउथ एशिया का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं। उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से सी लेवल का राइज है। तो ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेड है और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसके इन्फ्लुएंसेस होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं रिलीजियस लेवल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल और आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर आमतौर पे ग्लोबलाइजेशन को आप एनालाइज कर सकते हैं कि इनमें से हर एक डोमेन में किस तरह से इंटरेक्शन बढ़ रही है, किस तरह से कल्चर्स आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, किस तरह से टाइम और स्पेस कंप्रेस हो रहे हैं, किस तरह से टाइम और स्पेस स्क्वीज हो रहे हैं, लोग जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। लोग, आपके पास भी एक स्मार्टफोन है, आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप भी इंटरनेट यूज करते हैं। अब उसके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो पता नहीं किस मुल्क का है, और उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पीछे जो सर्वर बैठा हुआ है जहां से आपका डाटा रूट हो रहा है वो शायद यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है। जहां से आपको सारा डाटा जहां पे स्टोर हो रहा है, उसका जो डाटाबेस बन रहा है वो शायद किसी और मुल्क में बैठा हुआ है। आप जो शर्ट्स पहनते हैं वो शायद किसी और मुल्क की हैं। जिस कंट्री के आप स्नीकर्स पहनते हैं हो सकता है वो किसी और कंट्री का हो। आप जो वॉचेस पहनते हैं वो शायद किसी और ब्रांड की हो जो किसी थर्ड कंट्री से हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, वो ट्रेड की वजह से है, वो इकोनॉमिक्स की वजह से हैं। डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो ग्लोबल लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशंस हैं, बट आमतौर पे हर स्टेट को आप ग्लोबलाइजेशन की बहस में एक प्लेयर समझ सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ इसकी रेलेवेंस ड्रॉ करूं तो इसमें जो की प्लेयर्स हो जाएंगे वो चाइना हो जाएगा, वो पाकिस्तान हो जाएगा, वो इंडिया हो जाएगा। ऐसे ही इसी आप एनालॉजी को अप्लाई करें, आप जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो चूंकि स्टेट्स तो दुनिया में रहनी है तो हर स्टेट इसका स्टेक होल्डर है। फिर इसमें इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यूरोपीय यूनियन है या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या किसी एक मखसूस फंक्शन को लेकर कोई इंस्टीट्यूशंस हैं। चाइना का जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है या सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एससीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर नेटो जैसे मिलिट्री अलायंसेस हैं जो सिक्योरिटी की डोमेन के ऊपर कंट्रीज को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं।
तो इस तरह से आपने ग्लोबलाइजेशन को एक होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी है। बट तीन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हैं जब आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF। अभी जब बात हो रही है कि दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल हो रही है, तो उसमें एक आर्गुमेंट जो एक्सटेंड किया जाता है वो ये है कि चाइना ने और ब्राजील ने और इंडिया ने और रशिया ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ब्रिक्स बनाया है, जिसमें 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इसमें 4 में से जो 5 हैं वो टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज में हैं, और 19 ट्रिलियन डॉलर्स की इनकी GDP है। अगेन ये 19 ट्रिलियन डॉलर्स पुराना फिगर है, अभी जो है वो चाइना अकेला जो है वो इसकी 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ $100 बिलियन से जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक चाइना ने बनाया है। इसमें इन कंट्रीज की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ब्रिक्स ने ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है, ये था इन कंपैरिजन टू एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि जापान लेड है, जिसमें जापान का मेजर शेयर है। अब इसमें AIIB में चाइना का मेजर शेयर है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ये जो प्राइमरीली जो इंस्टीट्यूशंस ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं वो US और वेस्टर्न लेड हैं। इसमें ज्यादा मेजर जो कंट्रीज हैं वो OECD के कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये जो ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको वेस्ट का इन्फ्लुएंस नजर आता है, ग्लोबलाइजेशन के पीछे कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस नजर आता है, चाहे वो सिक्योरिटी के फ्रंटियर के ऊपर हो या चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंटियर के ऊपर हो। तो ये आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बहस को कंसोलिडेट किया है, और साथ ही इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ की जो प्रेवलेंस है उसकी वजह से स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं जिनको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के आपस में इंटरेक्शंस बढ़ने की वजह से दुनिया में ये न्यू वेव चली है। दुनिया हिस्ट्री के एक नए फेज में दाखिल हो रही है जिसको आप कहेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन है। जिस तरह से आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का आप पढ़ते हैं, या आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पढ़ते हैं, या आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का पढ़ते हैं, तो इसी तरह से जो ये नया मॉडर्न साइंटिफिक रेवोल्यूशन आप इसको कह लें, या कंप्यूटर रेवोल्यूशन आप इसको कह लें, या हाइब्रिड रेवोल्यूशन आप इसको कह लें, इसको आप ग्लोबलाइजेशन का रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो डिफरेंट स्कॉलर्स लिखते हैं वो ये कहते हैं, मिसाल के तौर पे युवाल नोह हरारी कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो ये स्टिंट चल रहा है, ये जो अभी टेन्योर चल रहा है जिसमें दुनिया इतनी ज्यादा डेवलप कर गई है, ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये सही पीरियड था ह्यूमन हिस्ट्री का, या फिर फ्यूचर के जो लोग हैं, आज से 2000 साल बाद के 3000 साल बाद के जो लोग हैं, वो इस पीरियड को, इस इंक्रीज्ड इंटेंसिफिकेशन को, इस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इंटरेक्शन को, गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड को एक गलती के तौर पे देखेंगे। व्हाट आर द कंडीशंस और प्रीरेक्विजिट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन? पहली बात यह कि बिजनेस फ्रीडम हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स हो, आपके पास जो है वो बॉर्डर कंट्रोल्स कम से कम हो, गवर्नमेंट सपोर्ट करें, रिसोर्सेज हों, रेक्विजिट रिसोर्सेज, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, स्पेशली इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, स्पेशली कैपिटल के रिसोर्सेज, लैंड के रिसोर्सेज और लेबर के रिसोर्सेज, और आपके कंपेटिटर्स भी हों, तभी कैपिटलिज्म फ्लाइट करेगा, तभी कंपेटिटिव एडवांटेज होगा, और तभी आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। कंटेम्परेरी मैनिफेस्टेशंस, इसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। कंटेम्परेरी इंटरनेट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अभी जो है वो एक टिकटॉक किस्म की गुलाब भी आई हुई है, ट्विटर है, ईमेल है, स्काइप है, स्मार्टफोन्स हैं। ये वो चीजें हैं जो कि जिनकी वजह से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आइडियाज का एक्सचेंज करते हैं, या फिर मिसाल के तौर पे जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे आप किसी बहस का पार्ट बनते हैं। अब इसी तरह की अरब स्प्रिंग में भी यही हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू एक वेव चल गई, एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया। पाकिस्तान में कुछ साल पहले जब PTI की गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त उसके पीछे, गवर्नमेंट में आने के पीछे जो वो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन था, सोशल मीडिया को यूज किया गया। तो इस तरह के जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं वो हैं कंटेम्परेरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
कुछ और मैनिफेस्टेशन, और किन किन लेवल्स के ऊपर, किन किन पैटर्न्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन हुई है। कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है, मिसाल के तौर पे इसमें आप रोडवेज देख लें, रेलवेज देख लें, इसमें आप एयरवेज देख लें, हर डोमेन में इंप्रूवमेंट आई है, इंटेंसिफिकेशन आई है। इसकी वजह से टाइम और स्पेस दोनों ने कंप्रेस किया है। इसको कहा जाएगा टाइम स्पेस कंप्रेशन। अब आज पाकिस्तान में बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स में आप जो है वो 1.5 डे में या 1 दिन में पहुंच सकते हैं। आज से 200 साल पहले आप अगर यूएसए जाना चाहते हैं तो शायद आपको 6 महीने लग जाते। तो ये जो डिफरेंस है टाइम स्पेस का, स्पेस भी रिलेवेंट हो गई है। आप यहां से ईमेल लिखें और यूएसए में अपने फ्रेंड को भेज दें, या यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन है। कल्चर, आप जीन्स पहनते हैं, या आप वेस्टर्न फैशन को कॉपी करते हैं, या आप इंडिया के किसी मूवी से कोई बात देखते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो कल्चर का फ्लो होता है। या आप इस्लामिक ट्रेडिशन में कोई नए स्टाइल का अबाया देखते हैं तो उसको लेते हैं। तो इस तरह से बुनियादी तौर पे बात करने का मकसद यह है कि कल्चर का फ्लो होता है। ट्रेवल में रेवोल्यूशन आया है, प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न्स में रेवोल्यूशन आया है, ब्रांड कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, मार्केट्स जो है वो लिबरलाइज हुई हैं, फ्री ट्रेड एरियाज हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरियाज हैं, मनी फाइनेंस का फ्लो है, ऑर्गेनाइजेशंस नई से नई ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, मिलिट्री सिक्योरिटी ये इंटरनेशनलाइज हो गई हैं। इन्वायरमेंटल लेवल के ऊपर सारी दुनिया में बात की जाती है। ग्रेटा थर्नबर्ग का आपको पता है जो है वो COP21, अभी तो लेटेस्ट जो है वो COP25 हुई है। इस तरह की टॉक्स को, इस तरह के जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट है उनका आपको पता है, कोपेनहेगन अकॉर्ड आपको पता है, क्योटो प्रोटोकॉल का आपको पता है। सारी ग्लोबल लेवल्स के ऊपर एफर्ट्स हुई हैं क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की। हेल्थ के सेक्टर के ऊपर, इकोलॉजी के सेक्टर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर, इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान अभी जो लेटेस्ट ट्रेड वॉर है वो भी एक ग्लोबलाइजेशन की मैनिफेस्टेशन है, जहां पर 2 स्टेट्स जो है वो कंपीट कर रही हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ कि कौन जो है वो इस वॉर को जीतता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, फर्स्ट इज दैट ग्लोबलाइजेशन इज रीशेपिंग द वर्ल्ड फ्रॉम सोसाइटी टू इकोनॉमी through increased interactions and increasing interconnectedness of financial transactions. Analyze whether this increasing interaction can help prevent conflict between United States of America and China. Question number 2 है, globalization is a force to reckon with. Its benefits outweigh its costs. Nonetheless, it is not a free lunch, and from economic, financial, security and social lens, its opportunity cost is too heavy to strengthen the skeptic argument about its longevity, feasibility and viability. और question number 3 है, Brexit manifests the writing on the wall that the global economic system shaped by WTO, IMF and World Bank is crumbling under its own weight. Argue in the light of US-China trade war and European disintegration. अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।